हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 77 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, ई संजीवनी पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ई संजीवनी पोर्टल का कार्यान्वयन आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल मुफ्त सेवा है, जिसके माध्यम से मरीज सीधे डॉक्टर से संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं और इसमें एक चिकित्सा पर्चा भी बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो ई संजीवनी पोर्टल है यह डॉक्टर टू डॉक्टर टेली परामर्श प्रणाली है, जिसका कार्यान्वयन आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यानी ई संजीवनी जो पोर्टल है वहां पर डॉक्टर टू डॉक्टर परामर्श कर सकते हैं। यानी मान लीजिए किसी एक डॉक्टर को कुछ सहायता चाहिए, कुछ इस चीज की जानकारी चाहिए, तो वो दूसरे डॉक्टर से यहाँ पर कंसल्ट कर सकता है। तो ये आपका ई संजीवनी पोर्टल हो गया। अब अगला पोर्टल है ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल। देखिए दोनों में डिफरेंस है। ये केवल ई संजीवनी पोर्टल है और ये है ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल। तो ये जो ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल है ये बिना किसी लागत के उपलब्ध ये हेल्थ सेवा है और इसके माध्यम से, इस हेल्थ सेवा के माध्यम से जो लोग हैं ये बिना यात्रा के स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं और इसमें दोनों तरफ से बातचीत संभव है और एक चिकित्सा पर्चा भी यहाँ पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का सी, यानी एक और दो दोनों। दूसरा प्रश्न है आपका, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु स्टार्टअप्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता या शर्तें हैं। एक स्टार्टअप को जो आवेदन के समय 2 वर्ष से अधिक पहले निगमित नहीं हुआ हो, स्टार्टअप्स को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना के तहत 10 लाख रुपए से अधिक की मौद्रिक सहायता नहीं मिलनी चाहिए। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। देखिए जो आपकी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड्स स्कीम जो है, यानी SIFS इसको शॉर्ट में कहते हैं, इसका उद्देश्य स्टार्टअप को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग जो है DPIIT जो है, इसके द्वारा 945 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर कुछ पात्रता शर्तें रखी गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एक स्टार्टअप को जो केवल जो आवेदन के समय 2 वर्ष से अधिक पहले निगमित नहीं हुआ हो, तो ये स्टार्टअप यहाँ पर स्टार्टअप की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। स्टार्टअप द्वारा केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत 10 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की जा रही हो, तो ये भी इस कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सेकंड का सी, यानी एक और दो दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का नीतिगत बल पट्टेदारों को जमीन पर खेती करने का अधिकार देना और बिचौलियों का उन्मूलन था। भूमि सीमा निर्धारण का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना है। देखिए आप लोगों को पता होगा कि आपकी भारत सरकार ने आज़ादी के बाद योजनावधि के माध्यम से भूमि के लिए नीतियों का निर्माण किया है। तो इसी क्रम में जो आपकी पहली योजना आई है वो आई है 1951 और 56 की अवधि के लिए। यानी पहली पंचवर्षीय योजना सरकार लेकर आई है 1951 और 56 की अवधि के लिए। यहाँ पर जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, इसमें मेन जो मुद्दे थे, उन मेन मुद्दों में पहला मुद्दा था खेती के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में वृद्धि करना है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर था ग्रामीण संपत्ति की देखरेख सामुदायिक विकास तंत्र के अंदर लाकर करनी है। तो ये 2 मेन मुद्दे थे। तो यहाँ पर इसके तहत, यानी जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना आई है, इस पंचवर्षीय योजना के तहत कुछ नीतियां बनाई गई हैं, जैसे खेती के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में वृद्धि करना और भूमि पर खेती करने का जो काश्तकारों का अधिकार है यहाँ पर ये दे दिया गया उन्हें अधिकार। इसके अलावा इसमें बिचौलियों का उन्मूलन किया गया है, यानी जो मीडिएटर थे, मध्यस्थ थे, इनका उन्मूलन किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला कथन है ये गलत है। यानी ये काम जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ है, बल्कि जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951-56 की अवधि में जो आई थी, उसके अंतर्गत एक काम किया गया है। दूसरी वाली जो पंचवर्षीय योजना है इसमें मृदा संरक्षण, भूमि सुधार कार्यान्वयन का पहला चरण जो है, यानी सिंचाई विकास वगैरह है, वो उसमें किया गया है। जबकि पहली वाली में बिचौलियों का उन्मूलन है और पट्टेदारों को जमीन पर खेती करने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए कृषि क्षेत्र में समानता को बढ़ावा देने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण एक अन्य नीति थी जिसका कार्यान्वयन किया गया। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की
अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया और इस सीमा का निर्धारण का उद्देश्य जो था वो कुछ ही हाथों में भूमि के स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। यानी पहले जमींदारी प्रथा की वजह से कुछ लोगों के हाथ में पूरे पूरे गांव के क्षेत्र आ जाते थे, तो उस तरह की समस्या को खत्म करना था। तो यहाँ पर एक मानक तय कर दिया गया कि इस मानक से ज़्यादा किसी के पास अगर भूमि है तो सरकार उस भूमि को छीन कर जो मतलब भूमि विहीन किसान हैं तो उन किसानों को आवंटित कर देती थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है तीसरे का बी, केवल सेकंड। चौथा प्रश्न है आपका, किशोर लड़कियों के लिए योजना एसएजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना का लक्ष्य समूह 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियां हैं। इसे एकीकृत बाल विकास योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। फंडिंग के मामले में ये योजना जो है केंद्र प्रायोजित है। इस योजना में जो लक्ष्य समूह रखा गया है वो 11 से लेकर 14 वर्ष की जो किशोरियां हैं ये इसमें शामिल की गई हैं। देखिए यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। इसे एकीकृत बाल विकास योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन जो है ये सही है। यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है चौथे का बी, केवल 1 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा और अनिवार्य प्रवेश का प्रावधान करता है। यह केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों के साझाकरण को निर्दिष्ट करता है। यह प्रत्येक स्कूल के लिए एक निर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है ताकि शिक्षक नियुक्ति में कोई शहरी ग्रामीण असंतुलन ना हो। देखिए जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 है, इसकी जो बुनियाद है ये बुनियाद पड़ी है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 जो लाया गया है। यानी आपको पता होगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 में जो हुआ है, जिसके तहत एक संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21 से। और आर्टिकल 21 से जो है इसके जरिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और इसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, जिसका उपबंध राज्य विधि द्वारा करेगा। क्योंकि उपबंध राज्य को विधि द्वारा करना है तो इसी क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 पारित किया गया है। तो ये वाला जो अधिनियम है ये 6 से लेकर 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा और अनिवार्य प्रवेश का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर यह भी सही है। देखिए ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों के साझाकरण को निर्दिष्ट करता है। क्योंकि शिक्षा का विषय जो है वो समवर्ती सूची में है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। शिक्षा का विषय जो है वो राज्य की सूची में नहीं है बल्कि समवर्ती सूची में है। तो इसी क्रम में यहाँ पर ये अधिनियम लाया गया, क्योंकि इस पर अधिनियम बनाने का अधिकार केवल राज्यों को ही नहीं है बल्कि केंद्र को भी है। तो यहाँ पर ये जो अधिनियम लाया गया है इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों के साझाकरण को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा यह प्रत्येक स्कूल के लिए एक निर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है ताकि शिक्षक नियुक्ति में कोई शहरी ग्रामीण असंतुलन ना हो। तो ये बात भी यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका तीनों ही कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 5वें का डी, यानी 1, 2 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, बफर स्टॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। न्यूनतम बफर स्टॉक आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा तय किए गए हैं। दालों के लिए बफर स्टॉक को उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा निर्वहन किया जाता है। देखिए बफर स्टॉक एक व्यवस्था अथवा योजना है जिसमें अच्छी फसल होने के दौरान उसका भंडारण कर लिया जाता है ताकि फसलों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम ना हो और इसे उस समय उपलब्ध कराया जाता है जब फसल अच्छी नहीं होती है या मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह का जो स्टॉक होता है उसको बफर स्टॉक बोला जाता है। यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति त्रैमासिक आधार पर न्यूनतम समकारी मानदंड तय करती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। उपभोक्ता मामलों के विभाग मूल्य स्थिरीकरण तंत्र के तहत केंद्र सरकार के लिए दालों का बफर स्टॉक बनाए रखता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है 6वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 7वां प्रश्न है आपका,
संकल्प से सिद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य आदिवासी गांव के वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय और डिजिटल रूप से जोड़ना है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, ये जो कार्यक्रम है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो आदिवासी गांव हैं इन गांव के वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय और डिजिटल रूप से जोड़ना, तो ये इसका उद्देश्य है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला जो कथन गलत है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, जिसको ट्राइफेड के नाम से जाना जाता है, तो ट्राइफेड ने यह पहल लॉन्च की है। ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम लॉन्च की है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 7वें का ए, केवल एक। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास सूचकांक की माप के लिए मूल आयाम है? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के वर्ष, लैंगिक असमानता या फिर शासन। देखिए, मानव विकास सूचकांक 3 मूल आयामों में प्रत्येक देश की प्राप्ति का समग्र माप होता है, जिसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है ये मापी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाने वाला स्वास्थ्य आता है। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा का स्तर यानी वयस्क आबादी और बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों के मध्य शिक्षा के वर्षों की गणना की जाती है, यानी शिक्षा के वर्ष आ जाते हैं इसमें। लैंगिक असमानता और शासन इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का ए, केवल 1, 2 और 3। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? हेडकाउंट रेशियो जनसंख्या का वह प्रतिशत है जो गरीबी रेखा के नीचे रहता है। मिजरी इंडेक्स बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति का योग है। देखिए, हेडकाउंट जो रेशियो है तो इस अनुपात से गरीबों की स्थिति का पता चलता है और यह जनसंख्या के उस प्रतिशत को दर्शाता है जिसकी प्रति व्यक्ति आय गरीबी रेखा से नीचे है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन जो है ये भी सही है। मिजरी इंडेक्स, जिसे कभी कभी इकोनॉमिक डिस्कम्फर्ट इंडेक्स के रूप में भी जाना जाता है, ये मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर का योग है। इनका संयुक्त स्कोर जितना अधिक होगा आर्थिक स्थिति उतनी ही ज्यादा खराब होगी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, तो आंसर है 9वें का सी। 10वां प्रश्न है आपका, भारत में बीमा लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? यह बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। इसकी कार्य अवधि 5 साल है तथा यह पुनर्नियुक्त का पात्र नहीं होता है। इसके अधिकार क्षेत्र में बीमाकर्ताओं, एजेंटों, दलालों और अन्य बिचौलियों को शामिल किया गया है। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। बीमा लोकपाल की स्थापना बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 तथा लोक शिकायत निवारण नियम 1998 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। इसका कार्यकाल 5 साल का नहीं होता है, बल्कि इसका कार्यकाल 3 साल का होता है और अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल रहता है। 3 साल या फिर अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक। और ये जो है पुनर्नियुक्ति भी इसकी की जा सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, ये गलत है। इसकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा लोकपाल नियम 2017 में संशोधन किया है और इस संशोधन के माध्यम से बीमा लोकपाल के दायरे में बीमा दलालों को लाया गया है और पॉलिसी धारकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की भी अनुमति दी गई है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 10वें का सी, केवल 1 और 3। 11वां प्रश्न है आपका, व्यापार घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? व्यापार घाटा व्यापार के नकारात्मक संतुलन को दिखाने का एक संकेतक है। यह चालू खाता घाटा का एक हिस्सा है। देखिए, किसी देश का व्यापार घाटा उस स्थिति को संदर्भित करता है जब उसका आयात निर्यात से ज्यादा हो जाता है। यानी मान लीजिए कि हमारा जो निर्यात है, यानी हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है? मान लीजिए 100 करोड़ है, लेकिन हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं यानी विदेशों से सामान मंगा रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी? 150 करोड़। एक हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा व्यापार घाटा है। व्यापार संतुलन की स्थिति में नहीं है हम लोग, बल्कि व्यापार घाटे की स्थिति में, यानी हमारा यहाँ पे 50 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यह चालू खाता घाटा का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है।
यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 का सी, 1 और 2 दोनों। 12वां प्रश्न है आपका, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। AIIB की संस्था विश्व बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली है। AIIB केवल एशियाई देशों में बुनियादी ढांचे हेतु वित्त पोषण प्रदान करता है। देखिए, AIIB में सदस्यता विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली है, जो क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय सदस्यों में विभाजित हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये सही नहीं है। देखिए, जो AIIB है ये बैंक एशिया के बाहर ऋण प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि यह एशिया के साथ कनेक्टिविटी का समर्थन करता है या यह एक वैश्विक सार्वजनिक हित के लिए है और यह ऋण मुख्य रूप से एशिया को लाभ पहुंचाता है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि एशिया की जो देश है उन्हीं को दे, एशिया के देशों से बाहर भी ऋण दे सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि उन देशों का व्यापार एशियाई देशों के साथ होना चाहिए ताकि एशियाई जो कंट्री है उनको भी लाभ मिले। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है, तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का ए, केवल 1। 13वां प्रश्न है आपका, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को अल्प लागत निधि प्रदान करता है। इसे देश में संचालित वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्यों में कमी से बची राशि जमा कराकर नाबार्ड के अंतर्गत स्थापित किया गया है। देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 1995-96 के केंद्रीय बजट में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की, जिसे देश के अंदर संचालित वाणिज्यिक बैंकों के उनके जो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्यों में कमी से बची जो राशि है इसे जमा कराकर नाबार्ड के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहां पर आपका पहला वाला कथन भी सही है। देखिए, ये जो निधि है तो यह निधि ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को अल्प लागत निधि प्रदान करता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, तो यहां पर आपका सही आंसर है 13 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 14वां प्रश्न है आपका, ब्लू चिप स्टॉक्स का तात्पर्य है अत्यधिक कीमत वाली कंपनियों का स्टॉक, कम कीमत वाली कंपनियों का स्टॉक, किसी भी कंपनी के IPO या सरकारी प्रतिभूतियां। देखिए, ब्लू चिप स्टॉक उच्च मूल्य के शेयरों को संदर्भित करता है जो लंबे समय में अधिक रिटर्न देते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का ए, अत्यधिक कीमत वाली कंपनियों का स्टॉक। 15वां प्रश्न है आपका, वेतन संहिता अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, ये आपको बताना है। पहला है, इस संहिता के अनुसार केंद्र सरकार श्रमिकों के लिए बुनियादी जीवन स्तर हासिल करने हेतु पूरे देश के लिए एक समान लिख दिया गया, यहां पे समान है ये, ठीक है, एक समान वेतन तय करेगी। यह संहिता लैंगिक वेतन अंतर मुद्दे को संबोधित नहीं करती है। देखिए, यहां पर पहला वाला जो कथन है यह सही नहीं है। इस संहिता के अनुसार श्रमिकों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एक न्यूनतम वेतन तय करेगी और इसके अतिरिक्त सरकार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग न्यूनतम वेतन निर्धारित कर सकती है। न्यूनतम वेतन तय करने से पहले केंद्र सरकार केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की सलाह ले सकती है और राज्य सरकारों से भी सलाह ले सकती है। यानी यहां पर पूरे देश के लिए एक समान वेतन तय करने की कोई बात नहीं की गई है, बल्कि एक न्यूनतम वेतन तो तय होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त सरकार जो है विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग न्यूनतम वेतन भी तय करेगी। ये बात भी यहां पर रखी गई है। तो आपका पहला वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही नहीं है। देखिए, यह संहिता समान कार्य या समान प्रगति के कार्य के लिए कर्मचारियों की वेतन और भर्ती से संबंधित मामलों में लैंगिक भेद को प्रतिबंधित करती है। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि लैंगिक वेतन अंतर मुद्दे को ये संबोधित नहीं करती है, ये गलत है। यानी ये इन सबको भी प्रतिबंधित करती है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन गलत हैं। तो आपका सही आंसर है 15 का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।